हेलो बच्चों, आज डे 1 है हमारा 10 डेज मैराथन का, जिसमें हम पूरा सिलेबस 10 दिन में निपटाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। देखो, हम जब भी किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो उसमें दो तरीके के मोशन हो सकते हैं। एक लीनियर मोशन, या इसी को हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा टर्निंग इफेक्ट, या हम उसे रोटेशन भी बोल सकते हैं। अब लीनियर मोशन क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी फ्री बॉडी में फोर्स लगाएं, फ्री बॉडी मतलब जिसको कोई चीज रोक नहीं, एकदम खुला सांड है, वो कहीं भी घूम सकता है, उस पर हम जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हमने फोर्स इधर लगाया तो मोशन भी इसका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। वो अपनी जगह से मूव होके कुछ यहाँ पे आ जाएगी थोड़ी देर बाद, है ना। इसे हम बोलते हैं हमारा लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन। अब टर्निंग इफेक्ट में क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट पहले तो सिर्फ पाइवेटेड बॉडी में लगता है। हमारा पाइवेटेड बॉडी मतलब वो किसी पॉइंट पे हिंज्ड है, किसी पॉइंट पे उसे रोक रखा है कि वो यहाँ से जा नहीं सकती। जैसे हमारा दरवाजा होता है ना, वो यहाँ पे साइड में कब्जे दिखते हैं तुम्हें, जो स्क्रू से टाइट होता है, वो उस दरवाजे को वहीं पे रोक के रखते हैं। ऐसा तो होता नहीं है ना कि हम दरवाजे में फोर्स लगाए, यहाँ से हमने धक्का मारा दरवाजे में और वो चले गया हमारे बेडरूम तक घूम के, है ना। ऐसे तो होता नहीं है जब तक हम उसे उखाड़ ना दें। तो जो हमारा डोर है ये एक पाइवेटेड बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसे हिंजेस ने रोक रखा है। अब जब भी हम पाइवेटेड बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती, क्योंकि उसे कोई एक चीज होती है जो रोक रही होती है ना। जैसे यहाँ पे एक कब्जे हैं, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये पाइवेट है, या इसे रोक रहा है, दरवाजे को क्या कर रहा है, रोक रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो कभी भी हम पाइवेटेड बॉडी में फोर्स लगाएंगे अगर, तो क्या होगा, वो बॉडी मूव नहीं करेगी अपनी जगह से। हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, बॉडी अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह नहीं गई, वो अपने पॉइंट पे टर्न हो गई। इसी को हम टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं और रोटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज याद रखनी है कि फ्री बॉडी में जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा लीनियर मोशन होगा, और जब हम पाइवेटेड बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो हमारे टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन होगा। अब देखो, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स पे सारी चीजें डिपेंड होती है ना, कि जितने ज्यादा फोर्स लगाया उतना ज्यादा एक्सीलरेशन, वो सब चीजें। वैसे ही हमारे टर्निंग इफेक्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, उस पे सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी, है ना। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स, वही काम टॉर्क का होता है रोटेशन में। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवेट। मतलब देखो यहाँ, जैसे ये हमारी एक बॉडी है, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, जैसे देखो ये हमारी कोई एक बॉडी है, यहाँ पे हमने इसे पाइवेट कर रखा है ना। ऐसे एक डंडा है, डंडा है, बीच में हमने यहाँ पे कील ठोक रखी है, ठीक है। अब क्या, मैं इसके एंड पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ इसे घुमाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F। अब देखो ये क्या है, एक पाइवटेड बॉडी है, तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे, ये मूव तो करेगी नहीं अपनी जगह से। क्या करेगी? ये कर जाएगी टर्न, ठीक है। अब टर्न जब करेगी तो वहां सारी जो उसकी कुंडली निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क पे बेस। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है, एंड पाइवेट। पाइवेट मतलब जहां पे बॉडी रुकी हुई है। तो बॉडी कहां पे रुकी हुई है? इस पॉइंट पे, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है? इधर। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि पाइवेट से फोर्स तक एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया इन 90 डिग्री। जो ये डिस्टेंस आएगा, या डिस्प्लेसमेंट बोल लो तुम, उसको फोर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। टॉर्क क्या है? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। ये इस सिंबल को टाउ बोलते हैं। टाउ इज जस्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि टाउ क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी तुम्हारे पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ गया कि रोटेशन मोशन या हमारा टर्निंग इफेक्ट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तीन ऑप्शन आ गए: टॉर्क, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवेट पॉइंट, या फिर फोर्स, और तीसरा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, है ना। तो वहां पे तुम क्या करोगे? वहां पे तुम टिक करोगे किसको? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, वहां तुम क्या किस पे क्लिक करोगे? टर्निंग इफेक्ट पे क्लिक करोगे, क्योंकि हमारी बुक में स्टेटमेंट दे रखा है कि टर्निंग इफेक्ट पे ही हमारा रोटेशन डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारा टर्निंग इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? वो करता है फोर्स और डी पे। फोर्स मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवेट पॉइंट। अब देखो, ये बात सही है कि हमारा टर्निंग इफेक्ट फोर्स पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और टॉर्क पे तो करता ही करता है। बट मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसके आंसर में जो ऑफिशियल आंसर की थी, उसमें क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट सही आंसर दे रखा था। तो तुम भी कहीं ज्यादा शातिर बन के कोई और ऑप्शन टिक मत कर देना, जो तुम्हारी बुक में लिख रखा है वही टिक करना। अब देखो, इतना हमने पढ़ लिया, इतने से ही क्वेश्चन बन जाता है। यहीं से डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? आ जाओ देखते हैं। देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। इससे तुम्हारे बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। देखो, ये क्या बोल रहा है
एक स्पैनर है 1 मीटर का, हमें ये पता लगाना है कि कहाँ पे हम फोर्स लगाएं सच दैट हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो जाए या हमारा टॉर्क मिनिमम हो जाए। दो कंडीशन हमसे पूछी दी है। फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का है। अब देखो हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवट पॉइंट। फोर्स हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू है 10 न्यूटन की, हम उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। हम डी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। देखो जैसे ही हम अगर डी बढ़ाएंगे हमारा टॉर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हम डी कम करेंगे टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। सेम फोर्स के साथ हम डिस्टेंस ज्यादा लगा रहे हैं तो हमें ज्यादा टॉर्क मिल रहा है, और अगर हम डिस्टेंस कम रख रहे हैं तो हमें टॉर्क कम मिल रहा है। अब देखो इस केस में क्या है, हम फोर्स यहाँ पे भी लगा सकते हैं, 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 पर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस सबसे दूर वाला देखना पड़ेगा। सबसे दूर कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस हम लगाएंगे, और ये कितना है हमारा 1 मीटर। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब d बराबर 1 मीटर होगा। और ये चीज तुमने घर में भी अपने ऑब्जर्व करी होगी यार, कि जो दरवाजे का हैंडल होता है वो कहाँ पे लगा रहता है, हमेशा एच पे। देखो जैसे ये हमारा डोर है, इसका हैंडल यहाँ पे लगा रहता है। लोग यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, यहाँ पे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सपोज दैट तुम हो एक बंदे, तुम्हें इस दरवाजे को खोलने के लिए टॉर्क चाहिए 100 न्यूटन का, ठीक है। अब पॉइंट ये ए है जहाँ पे डी की वैल्यू है सपोज हमारी 1 मीटर, मतलब 1 मीटर चौड़ा हमारा दरवाजा है, बिल्कुल एच पे हमने हैंडल लगा रखा है, और ये हमने यहाँ पे लगा रखा है 0.1 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर पे। अब तुम खुद ये चीज ऑब्जर्व करना, तुम ना दरवाजे को ऐसे खोलने की कोशिश करना, एकदम ऐसे खोलना, आराम से खुल जाएगा। जैसे जैसे तुम आओगे हिंज के पास, तुम्हारा क्या होगा, फोर्स तुम्हें ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा खुलने के लिए टॉर्क तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक कांस्टेंट टॉर्क चाहिए हमें जिससे वो दरवाजा खुल पाए। अब देखो यहाँ हमारा ये केस ए ले लो और केस बी ले लो। ए में क्या हो रहा है, फोर्स कितना है हमारा, फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ओ सॉरी फोर्स हमें निकालना है, फोर्स कितना पड़ेगा। ए में क्या हो रहा है, टॉर्क हमारा है 100 न्यूटन मीटर का, ठीक है, 100 न्यूटन मीटर। डिस्टेंस है हमारा 1 मीटर। अब हमें यहाँ पे फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, फोर्स इक्वल टू कितना, सॉरी यहाँ से करके टॉर्क जो कि 100 न्यूटन मीटर है इक्वल टू फोर्स इंटू 1 मीटर। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ गई हमारी 100 न्यूटन। हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा। अब केस बी की बात करें, इसे इरेज करता हूँ। बी केस में देखो हमारा टॉर्क तो भी 100 न्यूटन है, क्योंकि दरवाजा खुलने के लिए हमें 100 न्यूटन ही चाहिए, बट हमारा डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, 0.1 कर लो, ये 0.1 यहाँ गया, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1000 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे हमें बहुत आसानी से 100 न्यूटन का फोर्स लगा के हमारा दरवाजा खुल रहा है। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल उसके 10 गुना ज्यादा, 1000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है हमें यहाँ पे। इसीलिए हमारा जो टॉर्क होता है उसे हम जब मैक्सिमम करवाना होता है तो हम एकदम एज पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं। ये तुमने उससे भी देखा होगा, जैसे जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनका जब टायर खोलना होता है तो छोटे से वो स्पैनर से नहीं खुलते है ना, कार का या बाइक का तो छोटे स्पैनर से खुल जाता है, बट जब बड़े बड़े ट्रक्स का खुलना होता है ना, वो एकदम बड़े बड़े डंडे वाले स्पैनर लेके आते हैं, उस पर लात चढ़ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वो पागल है जो बड़ा बड़ा डंडा यूज कर रहे हैं, उन्हें भी फिजिक्स पता है, वो बड़ा डंडा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा बिटवीन जो उसका पाइवेटेड पॉइंट है एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। उससे क्या होगा, उन्हें टॉर्क या सॉरी उन्हें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और कम फोर्स से उन्हें उतना टॉर्क मिल जाएगा जिससे क्या होगा, उनका टायर खुल जाए, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी किसकी, मैक्सिमम टॉर्क की। अब दूसरी चीज हमसे पूछिए कि टॉर्क मिनिमम कब हो सकता है ना, मिनिमम कितना होगा। अब हमें पता है डिस्टेंस कम करने से हमारा टॉर्क कम हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस कम करा एंड टॉर्क पे हमारा कम हो जाएगा। अब देखो अब मैं फोर्स यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, सबसे मिनिमम डिस्टेंस। तो मैं सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे फोर्स इधर लगा सकता हूँ, एफ यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। और जब डी 0 होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 10 है इंटू 0 बराबर 0। अब क्या मुझे एक चीज बताओ कि मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा के, इस पॉइंट पे मुझे फोर्स लगाना है, इस पॉइंट पे मुझे फोर्स लगाना है, और तभी भी मुझे क्या हो, मिनिमम टॉर्क मिल जाए, यानी कि टॉर्क की वैल्यू मुझे 0 मिल जाए। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर हम फोर्स अलोंग द पाइवट लगा दें, जैसे यहाँ पे पाइवट है, इसी तरफ हम फोर्स लगा दें, तो कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे तुम फोर्स की लाइन पे, नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है हमारा फोर्स के लाइन, जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है वो पाइवट से पास होते हुए निकल रही है, तो तुम क्या नहीं कर पाओगे इस केस में, इस केस में तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। 0 क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है, पॉइंट पाइवट का पॉइंट जो है वो हमारी लाइन पे ही क्या कर रहा है, पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी
0 दोबारा हो जाएगा, बट जो पॉइंट है दैट इज एज ऑफ स्पैनर अलोंग पाइवट, है ना। इस केस में भी हमारा जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम यानी कि 0। ठीक है, तो ऐसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि स्पैनर जो ट्रक का होता है वो बड़ा क्यों होता है, डोर का हैंडल एकदम एज पे क्यों होता है, साइकिल के पेडल्स लंबे क्यों होते हैं, ये सारे क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यही चीज़ बोल देनी है कि हमें मैक्सिममाइज करना होता है टॉर्क को। ठीक है, टॉर्क को मैक्सिमाइज करना मतलब कम फोर्स पे हमें उतना ही टॉर्क मिल जाए जिससे हमारी जो एनर्जी है वो कम लॉस हो जाए, क्योंकि हम इतना फोर्स थोड़ा लगा सकते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हम एक ही बार में थक जाएंगे। तो क्या होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लंबे लंबे स्पैनर्स या लंबा हैंडल एकदम एज पे ये सब चीज़ें करते हैं जिससे हमें इजीली हमारा टॉर्क अचीव हो जाए जितना हमें चाहिए विथ लेस फोर्स। ठीक है, तो यही इसका रीज़न है। अब बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर अपना अलग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब देखो ये एक रियल लाइफ क्वेश्चन है। ठीक है, एक है बंदा, वो ट्रक अपना ड्राइव करके जा रहा है, बेचारे का ट्रक पंचर हो गया। ठीक है, टायर पंचर हो गया, उसे टायर चेंज करना है। वो वाली तुमने रील देखी होगी ना कि मालिक थोड़ा सा गलती हो गया, क्या हो गया, वो गाड़ी पलट गया है ना। तो इसका क्या हुआ, गाड़ी नहीं पलटी, सिर्फ क्या हुआ, हमारा टायर पंचर हो गया। अब उसे क्या करना है, टायर निकाल के चेंज करना, रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, वरना ट्रक कैसे चलाएगा। उसके पास सिर्फ 100 न्यूटन के फोर्स लगाने की शक्ति है, क्योंकि वो बेचारा कमजोर आदमी है ना, सिर्फ 100 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। और जो हमारा ट्रक का टायर है उसे खुलने के लिए चाहिए 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। अब क्या है, वो दुविधा में पड़ गया, वो बेचारे को फिजिक्स नहीं आती, तुम्हारी तरह थोड़ा है, तुम्हारी तरह नहीं है वो, है ना। वो आया तुम्हारे पास, बोला बाबू मेरे ट्रक का टायर पंचर हो गया है, मुझे ये क्या करना है, खोलना है, मुझे ये बता दो कि मैं कितना लंबा पाना यूज करूं, मैं तो सिर्फ इतना फोर्स लगा सकता हूँ, मेरे से खुल नहीं रहा। तो तुम बोलोगे रुको सर अभी बताता हूँ। तुमने देखा ये इतना बड़ा टायर है, इसमें यहाँ पे नट लगा हुआ है ना। वैसे ऐसे नट तो पोर्शे में होते हैं जो बीच से खुलता है ना। टायर ये उसमें कहाँ से आ गया, ट्रक में कहाँ से आ गया। मान लेते हैं पोर्शे ने ट्रक बना दिया फिर, है ना, पोर्शे पहना मेरा ट्रक। अब ये उसका पाना है, वो बोलेगा भाई जी अभी तो आपका पाना है कुछ 1 मीटर का, अब 1 मीटर के पाने पे हम जब फोर्स लगाएंगे 100 न्यूटन का, तो वहां पर जो टॉर्क जनरेट होगा वो कितना होगा, 1 इंटू 100 न्यूटन बराबर 100 न्यूटन मीटर। अब इससे तो काम नहीं हो रहा। वो बोलेगा चलो एक काम करते हैं, कोई पाइप पड़ा है आपके पास, बोलेगा हाँ पड़ा है, कहाँ है, रखा है मैंने अपने शागिर्द को दे रखा है। तो वो बोलेगा, वो क्या, तुम बोलोगे कि चलो जाओ पाइप लेके आओ। तुमने यहाँ पे पाइप फंसा दिया और ये कुछ लेंथ उसकी लंबी हो गई, है ना, लंबी हो गई। अब मुझे तुम ये बता दो कि जो ये टोटल लेंथ है ये तुम कितनी अचीव करोगे ताकि वो हमारा जो बंदा है वो हमारा ट्रक का नट खोल दे। ठीक है, बेचारा को हेल्प कर दो थोड़ी सी। तुम्हें ये टोटल लेंथ बतानी है। अब देखो हमें रिक्वायर्ड टॉर्क कितना है, वो है हमारा 2500 न्यूटन। हमें टॉर्क कितना अचीव करना है, 2500 न्यूटन। अभी लेंथ हमें पता नहीं है, इसको हम एल ही ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितना लगा सकते हैं हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, हम ऐसे नहीं कहीं भी लगा दिया, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाएंगे। लगा दिया एकदम एच पे फोर्स परपेंडिकुलरली। ठीक है, कितना फोर्स लगाया हमने, 100 न्यूटन बराबर कितना है, 2500 न्यूटन मीटर। अबे मैंने दिया था यहाँ पे, हाँ दे रखा है, 100 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, 2500 न्यूटन मीटर। ठीक है, 100 से ये 2 0 कट गए, लेंथ की वैल्यू आ गई 25। अबे तो ज्यादा ही लंबा हो गया इसमें ज्यादा ही लंबा पाना मिल गया उसे। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इसकी टोटल लेंथ होगी स्पैनर की, जो तुमने बढ़ाई है जो भी करी, वो कितनी होगी, वो होगी तुम्हारी 25 मीटर। अब किसी ने पूछ लिया कि तुमने लेंथ बढ़ाई कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, वो लेंथ इंक्रीज्ड वो होगी हमारी, जो हमारी पहले थी 1 मीटर, उसको कम कर देंगे हम किससे, जो हमने बढ़ाई। टोटल कितनी हो गई हमने, 25 - 1 बराबर 24 मीटर। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो तुमने लेंथ बढ़ाई कितनी, ठीक है, दूसरा कि टोटल लेंथ ऑफ द स्पैनर कितनी है। क्या पता यहाँ पे उसको 25 मीटर का लंबा पाना ही पड़ा होता, वही लोड करके ले जा रहा होता वो भयंकर अपने ट्रक में। तो चलो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर वेक्टर है तो क्या बोलते हैं उससे, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। चलो इसे नोट करो, नोट करना है तो
मैं तुम्हें अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। अब देखो जो टॉर्क होती है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि किसी बॉडी को हम दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं, या तो हम इसे ऐसे रोटेट कर दें, है ना, देखो मेरी स्निप को देखो ये इधर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम मानते हैं पॉजिटिव, और या तो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं कि ऐसे, है ना, ये क्या है हमारी क्लॉकवाइज, जिसे हम नेगेटिव भी बोलते हैं। अब देखो यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम का, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसपे हमारी बॉडी रोटेट नहीं कर रही होगी, चाहे उसमें 1000 फोर्स लग रहे हो, बट अगर वो रोटेट ना करे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उसका हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाए, यानी कि जितना मैं इसे यहां से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है क्लॉकवाइज, ढक्कन निकल गया, जितना मैं इसे यहाँ पे क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ उतना ही मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज पे लगा दूं, दोनों बैलेंस हो जाए, तो देखो फिर ढक्कन गिर गया, हटो ढक्कन हटाओ, ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जितना इधर लगा रहा हूँ उतना यहाँ लगा रहा हूँ, क्या हो गया, रोटेट नहीं कर रही है। मैं सिर्फ यहाँ लगाऊंगा तो रोटेट कर लेगी। अब मैं दोनों जगह लगा रहा हूँ, टॉर्क तो लग रहा है ना, बट क्या लगा रहा हूँ, इक्वल लगा रहा हूँ, तो क्या करेगी हमारी बॉडी, रोटेट नहीं करेगी। इसी को हम बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। चलो तो यहाँ इस केस में बताओ कि किन किन फोर्स से लगने वाला टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज होगा, किन से एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखते हैं ये क्या है F1, ये किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये किधर घुमाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या है हमारा F1, F2 भी ऊपर ही लग रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही होगा F2। अब F3 देखो, F3 ऊपर तो लग रहा है, ऊपर तो लग रहा है, पर वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब इस डायरेक्शन में F3 ऊपर लग रहा है तो किधर कर रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, किधर लग रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज। तो F3 हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और सिमिलरली F4 भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब F5 को देखो, F5 इस तरफ लग रहा है और नीचे लग रहा है, किधर घूम रहा है हमारा पिन, देखो ये निप देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा जो F5 है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, और जो हमारा F6 है वो हमारा क्लॉकवाइज होगा, है ना। देखो ये रहा, यहाँ से लगाया मैंने फोर्स, ये हमारी टिप नीचे घूम रही है तो क्लॉकवाइज सॉरी। अब देखो इस केस में क्या है, फोर्स तो हमारे पास बहुत सारे लग रहे हैं, कुछ क्लॉकवाइज है कुछ एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज फोर्स से लगने वाला टॉर्क जितना भी टोटल है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाए तो हमारी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और यहाँ से हमें एक चीज पता लगी कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज करे बिना हम टॉर्क को चेंज कर पा रहे हैं। देखो इधर F1 पे फोर्स यहाँ लग रहा है तो मेरी बॉडी किधर मूव कर रही है, क्लॉकवाइज। F1 में यहाँ लगा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब ऊपर की डायरेक्शन में मैं इधर फोर्स लगा दूं तो मेरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज करके अपना जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। हमें फोर्स की डायरेक्शन की चेंज करने की जरूरत नहीं है हमेशा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दो मेथड है। पहला मेथड तो क्या, जो मैं तुम्हें अभी बताया, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से चेंज करते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम फोर्स को ही रिवर्स करते हैं, यानी कि अभी ऊपर लग रहा था तो क्लॉकवाइज और नीचे लग रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने की बात है वो सिर्फ यहीं पे लगेगी जहां पे हम दोनों तरफ फोर्स लगा सकते हैं। अगर ये सिर्फ इतना ही होता तो तुम नहीं लगा पाते इधर की डायरेक्शन में फोर्स, है ना। तो तब तो तुम्हें सिर्फ फोर्स ही रिवर्स करना पड़ता अगर तुम्हें टॉर्क की डायरेक्शन चेंज करनी है तो, सॉरी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो। चलो अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हम वैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बढ़िया सा, है ना। उससे पहले मुझे तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बताना है ना। तो इसे तुम नोट करो, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, सॉरी क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, मास m की वैल्यू बतानी है जिससे ये जो हमारा स्केल है मासलेस है वो हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाए। यहाँ पे हम इसकी जगह सीसॉ वगैरह भी ले सकते थे। सीसॉ से मेरे को कहानी याद आती है, सुनाओ तो मैं 2 मिनट लूंगा बस। देखो मेरी ना मम्मी का गाँव है लैंसडाउन में, वहाँ एक रिजॉर्ट है धूर करके, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है। वहाँ हम ना गए घूमने, तो ना मेरी मौसी थी, ठीक है, वो बहुत ऑब्वियसली मेरे से बड़ी होंगी, उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था, ठीक है। तो हम सीसॉ पे बैठे, मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था कि मैं नहीं कर सकता, मैं चाहता था कि मैं कर दूं, है ना। वो सीसॉ में मेरे सामने बैठी हुई थी, वो हंस रही वहाँ पे कि ये उठा नहीं पा रहा, और मैं वहाँ पूरी जोर लग रहा बच्चे के, उठ जा, पूरा थक गया था भाई मैं उस दिन, पर मज़ा बहुत आया था यार उसमें, रिजॉर्ट में बढ़िया सीन था। चलो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें ये बताना है कि इस मास m की वैल्यू कितनी होगी यार। चलो देखते हैं। अब देखो 50 सेंटीमीटर के पॉइंट पे बैलेंस हो रखा है, इसका मतलब जो यहाँ बची हुई लेंथ होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। तो ये वाला जो फोर्स है जो हमारी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है,
क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में हमारा टॉर्क कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि हम एसआई यूनिट में डील करेंगे, ठीक है, इंटू 5 kg। 5 kg पे फोर्स कितना लगता है 5g का, g की वैल्यू हमने मान ली 10, तो हम यहाँ पे g की जगह 10 लेके इसे 50 कर देते हैं, ठीक है। तो 0.5 इंटू 50 कितना हो गया 25 न्यूटन, 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सॉरी टॉर्क लग रहा है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम चाहते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है वो इस क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, ये वाला, किधर लग रहा है नीचे नीचे नीचे। डिस्टेंस क्या है इसके लिए 25 सेंटीमीटर पे लगा रहे हैं, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की वैल्यू 25 है, इस ये किसके बराबर होगा, मास, मास पे फोर्स कितना लगेगा m इंटू जी, है ना। कभी भी सिर्फ ये m लेके सॉल्व मत कर देना, m लेके सॉल्व करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। कभी कभी सही भी आ जाएगा जब तुम यहाँ भी m लो, बट एथिकली या फिर बोले फॉर्मूला वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज आंसर गलत है ना। तो देखो यहाँ पे मास की वैल्यू हमें पता नहीं है, फोर्स लगेगा मास में mg, g की वैल्यू क्या है 10, m इंटू 10, और हमारा जो डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवटेड पॉइंट वो कितना है 25 सेंटीमीटर से, इसे मैं 0.25 मीटर भी लिख सकता हूँ। अब 10 से इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ये बचा 2.5, तो 25/2.5 बराबर m। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलो, 10 किलो लगाना पड़ेगा। अब 10 किलो का कौन सा स्केल झेलेगा मुझे तो पता नहीं भाई, प्लास्टिक वाला टूट जाएगा, स्टील वाला बेंड हो जाएगा। ये कर कैसे रहा है ऐसे, यही होता है, क्वेश्चंस में कुछ भी कर सकते हो तुम, जो रियल लाइफ में वो नहीं है। अब दूसरा केस आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d फॉर 100 ग्राम मास फॉर इक्विलिब्रियम। इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया, बना देता हूँ। ये है मेरा, इस बार चलो दूसरे पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसे पाइवट करते हैं। दूसरे पॉइंट पे 60 सेंटीमीटर मार्क पे हमने पाइवट कर दिया, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पाइवट कर दिया। इधर मैंने लगा दिया इस पे कुछ, कितना कितना लगाऊं, 50 ग्राम लगा दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि मैं 100 ग्राम को कहाँ पे लिखूं, ठीक है, 100 ग्राम को मैं कहाँ पे रखूं। ये मान लेते हैं कि मेरे सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर यहाँ से स्केल का 1 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा 100 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर में मैंने क्या कर रखा है, उसे पाइवट कर रखा है। चलो अब मुझे क्या पता है कि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो हमारा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वो कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 50 ग्राम, तो 0.05 किलोग्राम इनटू 10, और डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 0.6 मीटर, 0.6, तो ये आ गया हमारा 0.5 इंटू 0.6, इसको लिख सकते हैं हम 30 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो इसको हम 30 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। अब हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, क्लॉकवाइज निकालो, हमें कहीं पे इधर इस साइड हमने मास m डालना है, मास m की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, ठीक है। टॉर्क कितना आ जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा फोर्स दैट इज mg, तो यहाँ 0.1 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो हमें पता नहीं है, d हमें पता नहीं है। चलो अब यहाँ से वैल्यू कितनी, 0.1 इंटू 10 तो 1 ही हो गया। क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, d ही आ गई। ये किसके बराबर है 30/100, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारा पाइवट पॉइंट है इससे 30 सेंटीमीटर दूर, मतलब 60 यहाँ पे, तो 90 सेंटीमीटर वाले मार्क पे हमारा मास लगेगा, 90 सेंटीमीटर वाले मार्क पे, है ना। तो क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं, पहले तो सिर्फ वो ये 30 सेंटीमीटर का पूछ ले कि हमारे पास कितने डिस्टेंस पे लगाना होता है, लेकिन तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो भी वो थोड़ा दिमाग वाला है ना, वो भी पूछेगा क्या कि किस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं मास को, क्योंकि बच्चे तो बस वो 30 सेंटीमीटर निकाल के जल्दीबाजी में कर लेंगे, क्या होगा आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी अगर ये पूछा हो कि किस पॉइंट पे लग रहा है तो तुम एग्जैक्ट वो करोगे कि 90 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे लग रहा है। चलो ये हो गई हमारे किसकी बात, इक्विलिब्रियम की बात। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है रोटेशन का, उसके बाद हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पढ़ेंगे, फिर हम किस पे पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पे, बस ठीक है। चलो
देखते हैं अब आगे। अब देखो ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक आ गया, कपल, है ना। कपल नाम से तुम खुश हो जाते हो, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना। बट ये है हमारा फिजिक्स का कपल, बट इट इज वेरी मच सिमिलर टू रियल लाइफ कपल्स एज वेल। इसमें क्या हो रहा होता है, दो फोर्स होते हैं, रियल लाइफ कपल में दो लोग होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है, इक्वल अपोजिट फोर्स होते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, इक्वल एफर्ट्स डालते हैं और अपोजिट जेंडर के होते हैं, अगर तुम LGBTQ वाले नहीं हो तो, ठीक है। तो दो फोर्स होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी। रियल लाइफ रिलेशनशिप में क्या होता है, दो लोग होते हैं, इक्वल एफर्ट्स डालते हैं, अपोजिट जेंडर के होते हैं और एक्ट करते हैं किसी एक सेम गोल पे, है ना। जो भी तुम्हारा गोल होगा लाइफ में, अगर सेम गोल है तभी रिलेशनशिप चलता है, वरना, ठीक है। तो फिजिक्स में कपल क्या होता है, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। जैसे कि ये मेरी बॉडी है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है किधर, एक एफ इधर, एक एफ इधर, है ना। पाइवट मैं इसे कहाँ पे करूंगा, कुछ लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि इसका पाइवटेड पॉइंट हमेशा सेंटर होता है, बट मैं सेंटर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। स्टिल इट इज अ कपल, क्योंकि कपल में ये नहीं बोला कि पाइवटेड पॉइंट क्या है, कपल में सिर्फ ये बोला है कि दो फोर्स होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। दो फोर्स है, एक ये इक्वल है, एफ एफ, अपोजिट है ऊपर नीचे, हाँ बस ये कपल है, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू कपल यहाँ पे निकालना होता है, टॉर्क ड्यू टू कपल कितना आएगा। अब देखो इसकी टोटल लेंथ कुछ दी है, यहाँ मैंने कुछ एक्स पे से एफ लगा रखा है, ठीक है, पाइवटेड पॉइंट है, इधर एक्स डिस्टेंस पे ये फोर्स लग रहा है। अब देखो एक्स इतना है, ये कितना बचेगा, डी माइनस एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, टॉर्क ड्यू टू कपल। अब देखो ये दोनों टॉर्क किधर है, दोनों है हमारे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव। टॉर्क कपल निकालो, इसका और इसका दोनों का मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आ गया हमारा फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, दूसरे वाले से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज d माइनस एक्स, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स कॉमन आ गया x प्लस डी माइनस एक्स, एक्स से एक्स उड़ गया, आ गया एफ डी, है ना। तो टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्स आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। टॉर्क की जो हमारा टॉर्क ड्यू टू कपल होता है उसका फॉर्मूला जो होता है आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि हम कहाँ पे पाइवट कर रहे हैं, हम कहीं पे पाइवट कर रहे हो, बट कपल फॉर्म होना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा, हमारा जो टॉर्क ड्यू टू कपल वाला फॉर्मूला है वो चल जाएगा, ठीक है, हर जगह। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें जब भी रोटेशन कराना होता है, बिना कपल के हम कभी रोटेशन नहीं करवा सकते, हमेशा कपल एग्जिस्ट करेगा रोटेशन में, है ना। अब तुम बोलोगे यार जब हम दरवाजा रोटेट कर रहे थे, है ना, दरवाजा रोटेट कर रहे थे, या जब हम ऐसे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे थे, तब तो कपल फॉर्म हमारा नहीं हो रहा था। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाइवट क्यों कर रखा है हमने, इसीलिए तो पाइवट कर रखा है यार, ताकि कपल बन जाए। देखो मैं जब यहाँ पे डोर पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो मेरे हिंजेस है वो इस साइड पे फोर्स लगाते हैं, तभी मेरा जो ये दरवाजा है वो रोटेट कर पाता है। सिमिलरली इस केस में जब मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो ये मेरा पाइवटेड पॉइंट है, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है, और क्या होता है, हमारा कपल फॉर्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो F इंटू डी होती है, ठीक है। दूसरा फोर्स हम नहीं लेते, जो हमारा दूसरा कपल का फोर्स लग रहा था वो नहीं लेते, क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है। सिमिलरली इस केस में तो जब भी हमारा रोटेशन होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कपल लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या होता है, बॉटल का ढक्कन हम एक हाथ से नहीं खोल पाते। ये सारे क्वेश्चंस किसके बनते हैं, कपल से बनते हैं, ठीक है। कि तुम एक हाथ से या एक उंगली से, हाथ से तो खोल दोगे यार, एक उंगली से क्यों नहीं खोल पाते तुम बॉटल का ढक्कन या इस कैप को भी, क्योंकि हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, कपल चाहिए होता है, किसके लिए, रोटेशन की। तो चलो ये तो हमारी हो गई बात रोटेशन की खत्म। अब हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो भी तुम बोल लो। अब देखो ये हमारा अगला पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। मतलब हमारी कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, रॉड ही मान लो, ये रॉड है। अब मानो कि ये जो रॉड है वो लेगो से बनी हुई है, इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, बहुत सारे लेगो के पीसेस हैं। अब हर पीस पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी, हर पीस में ग्रेविटी लग रही हो, सबको नीचे ग्रेविटी खींच रही होगी, ठीक है। बट एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे जो क्या कर रहा होगा, इस टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा, इस पॉइंट पे नेट टॉर्क जीरो हो रहा होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट, है ना। क्या होती है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक पॉइंट होता है जिसपे ग्रेविटी की वजह से लगने वाला जो बॉडी पे फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो जीरो होता है, इसीलिए इसको हम बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। और जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जरूरी नहीं है वो हमेशा बॉडी के अंदर ही लाया करे, इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड बॉडी। जैसे रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट सेंटर,
बट सेंटर पे तो हमारी बॉडी है नहीं, रिंग तो हमारी साइड साइड में ही है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा बॉडी के अंदर हो, वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या वो एक ही है, अलग अलग है, क्या चीज है। देखो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यानी कि उसके चारों तरफ जो मास होगा वो सेम कुछ होगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। उसमें हमने टॉर्क की बात नहीं करी, बैलेंस की बात नहीं करी, ठीक है। जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, एंड सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट हो हमेशा। दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं हमारी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर रही होती है, उस केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट होते हैं। बट जब अर्थ के पास की बात करते हैं जहां हमारी ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो हमारे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं, सेम पॉइंट। अगर ग्रेविटी वेरिएबल है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी क्या, डिफरेंट पॉइंट्स, और अगर ग्रेविटी सेम है तो वो सेम पॉइंट्स हो सकते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम को मिला देते हैं। वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से तुम्हें सिर्फ यही पूछा जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट होता है, कैन बी इनसाइड और आउटसाइड बॉडी। कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछते हैं क्या होता है, 0 पॉइंट छाप देना, ये भी छाप देना कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है। कोई भी तुम्हारा एक नंबर भी काट दे तो मेरा गर्दन को तुम काट देना, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज में आ जाता है कि बहुत सारी शेप्स दे देंगे, तुम पे पूछ लेंगे कि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहाँ पे है। उसकी टेबल मैं तुम्हें यहाँ पे लगा दूँ, मेरे मुंह के सामने आ जाएगी, देखो जादू। तो ये टेबल को तुम याद रखना, है ना। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आते हैं हमारे सर्कुलर मोशन में। अब देखो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ जो हमारा स्केल होगा, स्केल में मास आ जाएगा, या कोई हम वुडन प्लैंक ले लेंगे जो उसके पास उसका खुद का मास है ना। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने तुम्हें ये बताया था कि उस पॉइंट पे टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, है ना, और वो बैलेंस पॉइंट होता है। एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तो सेम पॉइंट होते हैं नियर द अर्थ। हम अभी हम नियर द अर्थ की ही बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम इस जो ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं। सारा मास क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट। अब जो ये हमारी रॉड होती है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर ऑफ दैट। तो ये 2 मीटर पे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, पाइवट। सेंटर ऑफ मास होगा इसका 2.5 मीटर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो तो 2.5 मीटर, यानी कि यहाँ से 0.5 मीटर आगे इसका पूरा मास लग रहा होगा, जो कि हमारा 10 kg। और 10 kg पे फोर्स कितना लगता है, 10G, 10 × 10 बराबर 100 न्यूटन का फोर्स में लग रहा है। अब मुझे बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास m सच दैट दिस प्लैंक इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। ये इक्विलिब्रियम में है। ये तुम इसे ऐसे मान लो कि सीसो ही है यार, ये बस थोड़ा साइड में वो करा हुआ है, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, ये क्या बोलते हैं, मेरी मौसी यहाँ पे बैठी हुई है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो बस हमें क्या लगाना है, मास की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं सॉल्व। अभी हम पहले निकालते हैं क्या, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज में हमें सारी वैल्यूज पता है। हम क्लॉकवाइज टॉर्क निकालते हैं, CW टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से। इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर, तो फोर्स है 100 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 0.5 प्लस यहाँ क्या है, फोर्स है 100, यहाँ भी फोर्स 100 है, बट यहाँ डिस्टेंस कितना 3 मीटर, तो 100 इंटू 3 कितना हो गया 300 प्लस 50 बराबर 350। अब इधर देखो, इधर मास हमारा क्या है वो निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट कितना है या डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पाइवट पॉइंट 1 मीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा हमारा, फोर्स दैट इज mg इंटू डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर, mg इंटू 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि mg बराबर 350। अब g से ये 0 कट जाएगा क्योंकि g की वैल्यू हमने 10 ली है। तो मास कितना आ गया हमारा 35 kg, 35 किलो का होना चाहिए बंदा, या फिर जो भी हम यहाँ पे मास लगाएंगे, जिससे ये पूरा सिस्टम हमारा किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे 4 नंबर में, क्योंकि रिसेंट में भी आया है जिसपे हमने जो ये रॉड है इसका भी मास कंसीडर करा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर ऐसा ही है, तो तुम सॉल्व कर लेना। इस वीडियो में तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन एक्जैक्ट सॉल्व नहीं कराना, मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व कराना, ताकि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो तुम क्या करो, कॉन्फिडेंस फील करो कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ। तो चलो ये इतना ही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे किसमें, सर्कुलर मोशन में।
अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो थ्योरी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल ढंग से समझाने वाला हूँ। बस तुम 5 मिनट ना बिल्कुल शांति से ना ढंग से इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये इसमें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पहले ही बता रहा हूँ, बट मैं चाहूंगा कि तुम्हारा कंफ्यूजन मैं सारा दूर करके ही जाओ, ठीक है। तो पानी वानी पी लोगे, पीना है तो। और स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विद सेम स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड। अब देखो यहाँ मैंने एक चीज बोला है, सेम स्पीड। स्पीड क्या है, सेम, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मेरा सेम स्पीड में मूव करेगा, जैसे अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे। बट क्या वेलोसिटी सेम है यहाँ पे, बताओ? नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है? वेलोसिटी सेम इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। देखो अभी ये यहाँ जा रही है, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, तो वेलोसिटी तो हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका कि वेलोसिटी चेंज करती है, ठीक है। और वेलोसिटी चेंज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये नहीं बोल सकते तुम कि हमारा नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है। वेदर बोल रहा, बल्कि जो वो है हमारा, क्या बोलते हैं उसे, लीनियर मोशन, जो यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है, दैट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसमें हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। ये हमारी बॉडी है, ये सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, स्पीड सेम, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है। तो क्या है, हमारा मोशन है वो अनएक्सेलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रही है। वेलोसिटी चेंज कर रही है मतलब उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है उसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब देखो यहाँ जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है उसमें दो फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रियल फोर्स मानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या मानते हैं हम, सूडो फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है बॉडी पे लगता है अलोंग सेंटर। जैसे कि ये है हमारा, ये मेरी बॉडी है जो घूम रही है, और जो FC है दैट इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। यही रीजन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। अगर ये फोर्स मैं ऐसे काट दूं, जैसे हम बॉल घुमाते हैं, बॉल घुमा रहा हूं मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने हाथ में, ठीक है, ये रॉड, ये बॉल घुमा रहा हूं मैं ऐसे करके, जैसे ही मैं ये जो सेंटर की तरफ मैं खींच रहा हूँ, देखो सेंटर की तरफ खींचते हैं ना बॉल को, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन होती है, ये इस साइड लगती है ना, ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पर अंदर की तरफ लगती है ना। तो जैसे ही मैं ये फोर्स सत्ता तोड़ दूंगा तो क्या करेगी बॉल मेरी, सपोज मेरी बॉल ऐसे जा रही है तो वो सीधे ही निकल जाएगी, क्या करेगी, सीधे निकल जाएगी। तो जैसे ही ये फोर्स टूटा, मेरी बॉडी सीधे निकल गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है वो। तो यही जो फोर्स है वो रीजन है किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। दूसरा फोर्स एक लगता है इसमें जिसे हम सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो मतलब नकली, बहरूपिया, ठीक है। ये सिर्फ रोटेशनल फ्रेम में लगता है। रोटेशनल फ्रेम मतलब जो चीजें रोटेट कर रही हो कि वहां तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा, उसके अलावा तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील नहीं होगा, इसीलिए हम उसे सूडो फोर्स बोलते हैं या बहरूपिया बोलते हैं। आ जाओ उसे इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एक झूला है, झूले का ऑपरेटर ए है, वो बीच में खड़ा हो रखा है ना। होता नहीं है कि लोग जो झूले वाले होते हैं वो हीरो बन के खड़े रहते हैं, ब्रेक डांस वाला झूला होता है उसमें भी ऐसे खड़े रहते हैं, है ना। तो ये बंदा है वो झूले के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। ये झूला ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है ऐसे इधर की तरफ। तुम हो बी जो यहाँ पे बैठे हुए हो, और मैं हूँ सी जो बाहर से देख रहा है। मुझे डर लगता है झूले से, है ना, नहीं लगता है, बना बैठता हूँ मैं 360 वाले। तो बात कर लेते हैं पर्सन ए, बी और सी की, ए, बी और सी की, ठीक है। अब जो ए पर्सन है उसे कौन सा फोर्स दिखेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे दिखेगा, ठीक है। उसे FC तो दिखेगा अलोंग सेंटर, जो ये रॉड लगा रही है। अब देखो जैसे जैसे वो तुम्हारी तरफ, तुम और उससे नजरें मिल रही है ना, आंखें मिल रही है तुम्हारी, तो वो भी ऐसे घूम रहा है, तुम भी ऐसे घूम रहे हो। अब उसे तुम ना एकदम स्टेशनरी दिख रहे हो, तुम्हारे सामने दिख रहे हो, तो उसे क्या लगाना पड़ेगा, उसे एक और फोर्स यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कौन सा, जो इधर लगेगा, दैट इज FC, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। सॉरी, दोनों FC हो गए ना, F सेंट्रीफ्यूगल, FCG लिख दो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे दिखेगा, इसे CT मान लेते हैं, उसे CG मान लेते हैं। क्यों दिखेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, इस साइड तो लग ही रहा है ना। अब तुम उसे बिल्कुल सामने दिख रहे हो तो उसे क्या लगेगा कि तुम रेस्ट पे हो। अब तुम रेस्ट पे हो, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा फोर्स तुम्हें पीछे की तरफ लग रहा होगा, है ना, जिससे वो हमारा फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे फॉर पर्सन ए। तो उसे FC अलोंग सेंटर लगेगा,
सेंटर की तरफ आता हुआ लगेगा, एंड FCG भी उसे दिखेगा। ठीक है, बी पर्सन की बात कर लेते हैं। तुम हो, तुम्हें भी दोनों फोर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम भी रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, रोटेशनल फ्रेम के अंदर हो। एक तो तुम्हें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये तो सबको दिखता है, ये तो होगा ही होगा, इसकी वजह से, इसके बिना हमारा क्या नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो FC तो तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, CP तो दिखेगा ही दिखेगा पर तुम्हें FCG भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब घूमता है तो तुम्हें पीछे की तरफ फोर्स लगता है ना, ऐसे नहीं होता जब वो घूमता है तुम कैसे पीछे की तरफ जाते हो, तो तुम्हें FCG भी दिखेगा। ठीक है, दो फोर्स तुम्हें दिखेंगे। जो पर्सन C है उसे नहीं दिखेगा, उसे सिर्फ एक ही फोर्स दिखेगा, दैट इज FCP, की ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और हमें एक फोर्स दिख रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, FCP। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे तुम भी मोशन में दिख रहे हो, ये बंदा भी उसे घूमता हुआ दिख रहा है, तो क्या होगा, इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ FCP दिखेगा। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सूडो फोर्स है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे लगता है जो रोटेशन फ्रेम में होते हैं, रोटेशनल फ्रेम में, जो फ्रेम खुद रोटेशन कर रहा है। ठीक है, ये भी रोटेशन कर रहा है, ये भी रोटेशन कर रहा है। इसीलिए क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है। आई नो तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, बट इसे एक और बार देख लो, तुम्हें पक्का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तुम्हें सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। देखो क्या बढ़िया पढ़ाया मैंने तुम्हें, मुश्किल से मुश्किल 5 स्लाइड, यानी कि 2 पेज के टोटल नोट्स बनेंगे, पूरा चैप्टर खत्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए टेलीग्राम में आ जाना, नोट्स चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम में आ जाना। कुछ पूछना है कमेंट कर दो, अभी तुरंत बता दूंगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप तुम अच्छे से पढ़ो और हम अपना जो 10 दिन का ये लेके आए हैं टारगेट वो हमारा पूरा हो। मैं तो करवा ही दूंगा, बाकी सब तुम पे है।